हम सबको ही कॉल सेंटर के बारे में पता है। हम सबने कभी ना कभी किसी न किसी कंपनी के कॉल सेंटर पर कॉल जरूर किया होगा। एक ऐसा कॉल सेंटर जहां पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। लेकिन क्या आपको इस दुनिया के सबसे डरावने कॉल सेंटर की कहानी पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर की जिसका नाम है सैफरॉन बीपीओ। ये दिल्ली एनसीआर में बसे गुड़गांव की एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिन में तो सब ऑफिस जैसा लगता है, पर यहाँ पर काम करने वाले उन लोगों को जिनकी शिफ्ट नाइट में होती है कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें जो बहुत खतरनाक और डरावनी प्रतीत होती हैं। आज की कहानी हमें अंकित ने भेजी है। अंकित जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, वो एक रात अपनी शिफ्ट को खत्म करने के बाद अपने घर जा रहा था। अब हाईवे पर काफी सारी गाड़ियां थी, वो हाईवे जाम था, तो उसने एक शॉर्टकट रास्ता लिया। लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता हमारी कहानी का अंकित लेता है, उस रास्ते में वो डरावना कॉल सेंटर यानी सैफरॉन बीपीओ भी आता है। जब अंकित उस शॉर्टकट वाले रास्ते से अपनी बाइक को ले जा रहा था तो लगभग रात के 2 बज रहे थे और रास्ता काफी सुनसान था। वो धीरे धीरे उस रास्ते से गुजर ही रहा था, तभी उसे लैंडलाइन फोन की घंटी सुनाई देती है। उस घंटी की आवाज उसी कॉल सेंटर में से आ रही थी, लेकिन जैसे ही अंकित अपनी बाइक का हेडलाइट उस तरफ मोड़ता है, वो देखता है कि उस कॉल सेंटर में तो लाइट ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो घंटी कैसे बज रही है। लेकिन गाइस, ये तो बस एक ट्रेलर था। कहानी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डर भी बढ़ता जाएगा, और अंकित के साथ जो जो डरावनी चीजें होंगी वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा रूह कांपेगी इस कॉल सेंटर के असली डरावने और दर्दनाक सच को जानने के बाद, जिसे हम जानेंगे आगे इस कहानी में। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। गाइस, उस रात जिस रात अंकित ने वो शॉर्टकट लिया था, उसे फोन की घंटी सुनाई दी थी, उस रात वो वहां रुका नहीं। उसने समझदारी से काम लिया और वो जल्दी से अपने घर चला गया। लेकिन जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, जो हादसा उसने अपनी आंखों से देखा था, सुना था, महसूस किया था, उसको लेकर उसके अंदर काफी सारे सवाल थे, काफी सारी क्यूरियोसिटी थी। इसलिए घर आते ही उसने अपने एक बहुत पुराने दोस्त विशाल को कॉल घुमाया और कॉल पर वो विशाल से पूछता है, विशाल भाई, ये जो सैफरॉन बीपीओ मेरे रास्ते में आज आया था, इस कॉल सेंटर की कहानी क्या है? क्योंकि जब आज मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे एक फोन की घंटी सुनाई दी, एक घंटी जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे बज सकती है। ये सुनने के बाद राहुल ने बस एक ही लाइन कही, लगता है तुझे रोशनी बुला रही है। अंकित कंफ्यूज हो गया, तू पागल हो गया क्या? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं जो तुझे बता रहा हूँ सच में हुआ है। और ये रोशनी कौन है? और विशाल क्या कहना चाह रहा था अंकित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो अंकित उससे दोबारा पूछता है, मेरे भाई मुझे बताएगा तू कहना क्या चाह रहा है? तब विशाल एक लंबी सी सांस खींचता है और वो बोलता है कि जो सैफरॉन बीपीओ है, इसकी एक बहुत ही डरावनी कहानी है। गाइस, दरअसल बहुत साल पहले यहाँ पर एक रोशनी नाम की एम्प्लॉय रहा करती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत टैलेंटेड थी, वो सबकी फेवरेट थी। बहुत छोटी सी उम्र में उसका काफी जल्दी प्रमोशन हो रहा था और वो एम्प्लॉय से टीएल बनी, टीएल के बाद मैनेजर बन गई थी। लेकिन उसके साथ वाले जो दोस्त थे वो उससे जलने लगे थे और ऐसा माना जाता है कि रोशनी की फाइट बातों ही बातों में कुछ इतनी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से एक दिन वो ऑफिस तो आई लेकिन घर कभी नहीं आई। अब रोशनी के साथ क्या हुआ, किसने किया, वो आज तक एक राज है। लेकिन काफी लोग ऐसा मानते हैं कि उसके दोस्तों ने ही उसका दम घोट दिया और उसके बाद उसकी बॉडी को काट काट के उसी ऑफिस के वॉल्स में यानी दीवालों में चुनवा दिया, क्योंकि उस वक्त उस ऑफिस का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। और हम ये सब जानते हैं कि दीवारों के बीच में ऐसी काफी सारी जगहें होती हैं जो खाली होती हैं, और उसको रोशनी की हड्डियों से भरा गया। वेल, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग ऐसी बातें करते हैं। और ये सिर्फ बातें ही नहीं है, क्योंकि उसी कॉल सेंटर में जितने भी लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके साथ बहुत ही डरावनी गतिविधियां होती हैं। विशाल बताता है कि कई बार जितने भी लड़के वॉशरूम जाते हैं, वहां पर एक वॉशरूम हमेशा ऐसा होता है जो बंद रहता है, पूरी रात बंद रहता है, और वहां से बहुत ही डरावनी आवाजें आती हैं। एक बार एक लड़के ने हिम्मत करके उस वॉशरूम को खोलना चाहा, लेकिन वो वॉशरूम नहीं खुला। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक इंसान ने उस वॉशरूम में ऊपर से झांक कर देखा था, और वहां पर और कुछ नहीं बल्कि टॉयलेट की सीट के ऊपर एक कटा हुआ सर रखा हुआ था। ये सारी कहानी सुनने के बाद अंकित एकदम खामोश हो गया। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं था कि ये कहानी सच है या फिर झूठ, इसलिए अंकित के अंदर क्यूरियोसिटी होती है और वो वापस उसी बिल्डिंग में अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए जाना चाहता है। अब अंकित को ये याद आता है कि जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था, मुझे बस एक घंटी की आवाज आई थी। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए उस बिल्डिंग के बाहर चला जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कहानियां होती हैं, ये सब सच नहीं होता है। गाइस, इस कहानी में वही होता है जिसका हम सबको इंतजार नहीं था। यानी अंकित उस बिल्डिंग के बाहर जाता है, उस बिल्डिंग को घूर के थोड़ी देर तक देखता है, और जब उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है, तो वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जब वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो काफी अंधेरा था, लेकिन
कॉरिडोर के उस तरफ से एक लाइट थी जो ब्लिंक कर रही थी। लेकिन गाइस जैसे जैसे अंकित आगे बढ़ रहा था उसे वो फोन की रिंग फिर सुनाई देती है, लेकिन इस बार उसके सामने वो फोन भी था। जैसे ही अंकित उस बिल्डिंग में लगे हुए फोन को उठाता है वहां से आवाज आती है, मैं तुम्हारा सर खाना चाहता हूँ। ये सुनते ही अंकित बहुत डर जाता है। उसके हाथ से वो लैंडलाइन वाला फोन गिर जाता है। वो पूरे जोर से भागकर बाहर आता है, अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और जल्दी से घर भाग जाता है। अगली सुबह जब अंकित ये सारी स्टोरी विशाल को बताता है तो विशाल बोलता है कि तू बहुत लकी था भाई कि तू बच गया, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग आज तक गायब हुए हैं उनके साथ यही सेम प्रोसेस होता है। पहले दिन उन्हें फोन की घंटी सुनाई देती है और दूसरे दिन क्यूरियोसिटी में अपने क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए लोग वहां पर जाते हैं, और जब लोग वहां पर जाते हैं तो उन्हें फिर वो घंटी सुनाई देती है और इस बार वो घंटी उन्हें बताती है कि वो किस तरीके से मारेगी। तुझे क्या बताया था उस घंटी ने? अंकित बोलता है कि मुझे तो बस एक ही आवाज आई थी कि मैं तेरा गर्दन काटना चाहता हूँ। विशाल बोला तेरी मृत्यु इसी तरीके से होती अगर तू थोड़ी देर और उस बिल्डिंग में रुकता। गाइस इसके बाद विशाल पूछता है कि क्या तू वापस उस बिल्डिंग में जाना चाहेगा? अंकित बोलता है कभी नहीं भाई। गाइस शुरू में जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे लगा कि शायद ये कहानी ही है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वहाँ के जितने भी लोकल्स हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, वो सारे ही लोग इस रास्ते को अवॉइड करते हैं। वो इस रास्ते से नहीं जाना चाहते, स्पेशली वहाँ के कैब ड्राइवर्स या ऑटो वाले, क्योंकि जब भी कोई भी रात में इस सैफरॉन बीपीओ के रास्ते से गुजरा है वो अपनी जिंदगी से भी गुजर गया है। और वहाँ से जो लोग बच के आए भी हैं उनके कानों में एक ऐसी आवाज गूंजती रहती है जो कभी शांत नहीं होती, और ये किसी भी नॉर्मल इंसान को पागल कर सकती है। तो अब जाने से पहले आप मुझे बताकर जाना कि आपको क्या लगता है ये कहानी सिर्फ एक मिथ है या फिर रियलिटी। मिथ या रियलिटी करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आप सबके ही कमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी अगर कभी आपको इस सैफरॉन बीपीओ में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाओगे? यस और नो में हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी एक असली, सच्ची और डरावनी कहानी थी। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग लेकिन डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।